Yes, sir. Okay, so the chapter is data file handling, and in this chapter हम इसमें स्टार्ट करेंगे कि एक प्रॉब्लम को समझते हैं एंड देन वी हैव द सॉल्यूशन इन दिस चैप्टर. तो प्रॉब्लम इज सपोज डेट एक प्रोग्राम है जो विच इज गोइंग टू परफॉर्म द सम ऑफ टू नंबर्स. सिंपल प्रोग्राम, ठीक है. एंड इसमें ये जो लाइंस हैं, ये लाइन नंबर 1 है, देन 2, देन 3 एंड देन 4. इसको समझेंगे. Listen. जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो वी नो डैट प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ठीक है, चलिए. तो सबसे पहली बात कि अगर हम बात करें प्रोग्राम कंटेन वेरिएबल, वेरिएबल कंटेन डेटा एंड डेटा स्टोर इन मेमोरी, तो क्या वेरिएबल मेमोरी पे जाता है? बताएं. Yes, sir. जाएगा. Yes, sir. ठीक है. तो जब भी आप जैसे मान लीजिए व्हाट्सएप का भी यूज़ करते हैं तो अ, वो भी एक तरीके से जब आप उसको ऑन करते हैं तो उसमें जो भी डेटा आप भेज रहे हैं वो पहले कुछ समय के लिए एक मेमोरी पे स्टोर होता है और उस मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं. और प्राइमरी मेमोरी का एग्जांपल होता है रैम, क्योंकि सबसे पहले डेटा यहाँ पे आता है. उसके बाद फिर वो कनेक्ट होता है किसी और मेमोरी से. ठीक है. तो कॉन्सेप्ट को समझते हैं. प्रोग्राम को जब रन किया गया तो फर्स्ट लाइन में इंटरप्रेटर ने देखा, चेक करा डेट द वैल्यू ऑफ एक्स इज 10. तो यहाँ पे एक्स को 10 वैल्यू, सॉरी कंप्यूटर की मेमोरी पे एक्स को एक लोकेशन मिल गई. देन सेकेंड लाइन को भी एग्जीक्यूट किया गया. ये वैसे ये माइक्रो सेकेंड का टास्क है लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. वाई की वैल्यू 20. थर्ड में जेड पे परफॉर्म किया गया टास्क एंड z वैल्यू बिकेम 30. तो ये बेसिकली अगर आप चेक करें ये कुछ ऐसे ऑपरेशंस हैं जो चल रहे हैं. ठीक है. अब इसमें आपको ये समझना है, ये आपके पास 3 लोकेशन है रैंडम एक्सेस मेमोरी पे जहाँ पे डेटा को स्टोर किया गया है. आई डोंट थिंक कि आपको प्रॉब्लम होगी. अच्छा, अब नेक्स्ट लाइन पे अगर आप देखें तो प्रिंट z है. That means the same value of the variable z has been stored on वो स्टोर हो चुका था और हैज़ बीन डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन. ठीक है. अच्छा, अब अगर मैं स्टेप नंबर 5 की बात करूं तो ये जो स्टेप नंबर 5 है यहाँ पे प्रोग्राम एंड हो रहा है, तो मतलब कि एंडिंग ऑफ द प्रोग्राम. ठीक है. और एंडिंग ऑफ द प्रोग्राम मीन्स डैट कि प्रोग्राम की लाइफ ख़त्म. प्रोग्राम की लाइफ, जब प्रोग्राम रन करता है तो प्रोग्राम की लाइफ होती है और जब तक वो रन करेगा वो उसकी लाइफ है. बट जैसे वो टर्मिनेट करेगा वो प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है. ठीक है. तो सबसे पहली बात समझने वाली ये है कि प्रोग्राम व्हेन एग्जीक्यूटिंग, प्रोग्राम व्हेन एग्जीक्यूटिंग is known as process. तो प्रोग्राम जब तक एग्जीक्यूट करेगा उस प्रोग्राम को हम प्रोसेस बोलते हैं. मतलब हम कह सकते हैं कि प्रोग्राम एक प्रोसेसिंग फेज में चल रहा है और जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है तो प्रोग्राम की लाइफ ख़त्म. मतलब दोबारा प्रोग्राम चल सकता है लेकिन उस समय के लिए प्रोग्राम की लाइफ ख़त्म हो जाती है. ठीक है. लेकिन क्वेश्चन इसमें यह है कि नाउ वी आर थिंकिंग बियॉन्ड दिस प्रोग्राम, कि प्रोग्राम के पीछे क्या बैकग्राउंड में क्या परफॉर्म हो रहा है. तो यहाँ पे एक मेमोरी है रैम, जहाँ पे हमने इस बात से एग्री किया कि हमारा डेटा यहाँ पे स्टोर है, लेकिन रैम इज वोलेटाइल. मतलब जी कोई बताएगा? सर प्रोग्राम खत्म होते ही हाँ, वो मेमोरी इरेज हो बिल्कुल जाएगी. बिल्कुल बिल्कुल. तो यहाँ पे जो रैम होती है वो टेम्परेरी होती है. रैम इज ए टेम्परेरी मेमोरी. तो टेम्परेरी का मतलब ही यही होता है कि इसमें डेटा कभी भी परमानेंट स्टोर नहीं हो सकता.
अगर मान लीजिए आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाए, आप कुछ कंप्यूटर में काम कर रहे हैं और आपके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो प्रॉब्लम आने के बाद बेसिकली क्या होगा कि सिस्टम से जैसे ही सिस्टम बंद होगा, उसके बाद अगर आप सिस्टम को ओपन करते हैं एक तुरंत या एक दो दिन बाद के बाद भी अगर आप ओपन करते हैं तो उस रैम पे आपको वो डेटा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो डेट इज़ द मीनिंग ऑफ वॉलेटाइल। लेकिन फिलहाल इस केस में मेरा कोई प्रोग्राम में, मेरे सिस्टम में कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन मेरे प्रोग्राम की लाइफ ख़त्म हो रही है एट द स्टेप नंबर 5। और जैसे ही लाइफ ख़त्म होगी, जैसे ही लाइफ ख़त्म होगी, द सेम डेटा विच वॉज एलोकेटेड फॉर माई प्रोग्राम इन द रैम डैट विल बी रिमूव। ये रिमूव हो जाएगा। तो अगर ये रिमूव हो जाता है तो इसका मतलब बेसिकली क्या है? देखिए, अगर रिमूव हो रहा है तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि यहाँ पे डेटा की लाइफ, अगर मैं आपसे पूछूं प्रोग्राम ख़त्म होते ही डेटा रैम से इरेज हो गया, और ये होगा, एक्चुअल में होता है, तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ द लाइफ ऑफ डेटा इन ए प्रोग्राम, यस, कोई आंसर बताएगा इसका? व्हाट इज़ द डेटा लाइफ? जी बताएं। डेटा लाइफ, रन टाइम जितनी देर प्रोग्राम चलेगा उतनी हाँ, देर। तो इसमें लिख सकते हैं कि नॉट मोर लॉन्गर देन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से ज़्यादा इसकी लाइफ तो नहीं है। और आई होप इस प्रॉब्लम को आप समझ रहे होंगे और इसको आपको समझ में भी आ रहा होगा कि जब तक मेरा प्रोग्राम चलेगा तब तक मेरे प्रोग्राम की लाइफ है, और प्रोग्राम ख़त्म होते ही मेरा डेटा की लाइफ ख़त्म। तो डेटा की लाइफ ज़्यादा नहीं है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की लाइफ से। आई होप यू ऑल विल एग्री विद दिस पॉइंट, इज इट? यस सर। ठीक है, तो ये यस सर। बेसिकली एक प्रॉब्लम है। लेकिन अगर मैं इसमें आपको एक बात कहूँ, अभी कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं धीरे धीरे, हम एक्चुअली में इसको मशीन लर्निंग की तरफ लेके जाएंगे बाद में, लेकिन आप समझ लें इस कॉन्सेप्ट को, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो अगर मुझे डेटा की लाइफ को बढ़ाना है तो पॉसिबल नहीं है, फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आफ्टर द स्टेप नंबर 4 तो डेटा प्रोग्राम ही खत्म हो रहा है, तो डेटा की लाइफ कैसे बढ़ेगी? तो अगर हमें डेटा की लाइफ को इंक्रीज करना है, ठीक है, इफ डेटा लाइफ should be exceeded even after program termination। मतलब डेटा की लाइफ को आप बढ़ा रहे हैं चाहे प्रोग्राम टर्मिनेट हो भी जाए, तो इट विल बी पॉसिबल अगर डेटा फाइल हैंडलिंग मेथड को हम अप्लाई करेंगे। सो डैट मीन्स कि डेटा फाइल हैंडलिंग मेथड आर दोज मेथड जिसके थ्रू आप डेटा की लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं इवन आफ्टर द प्रोग्राम टर्मिनेशन। क्लियर टू एवरीवन? जी बताएं। यस सर। ठीक है, तो Yes, sir. ये हमारे इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है कि हमें डेटा की लाइफ को अब बढ़ाना है। अच्छा, क्यों बढ़ाना है उसका एक रीज़न देते हैं। मैं आपसे कुछ एक एग्जांपल शेयर करता हूँ और आप लोगों को शायद समझ में आ जाएगा कि हाँ ये कितना मस्ट है आज की आईटी और प्रोग्रामिंग इंडस्ट्री के लिए। देखिएगा, क्योंकि वही हमारा मशीन लर्निंग के लिए भी यूज़ होता है, वही मॉडल हमारा मशीन लर्निंग को भी यूज़ करता है। देखिएगा, सबसे पहली बात तो ये है, अगर हम बात करें आज की डेट में एक सबसे पॉपुलर सोशल मैसेंजर ऐप, डैट इज़ योर फेमस व्हाट्सएप, जिसके थ्रू हम अभी भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या व्हाट्सएप एक प्रोग्राम है? यस सर। ठीक है, तो आप एक चीज़ समझ के चलेगा, इस व्हाट्सएप के अंदर अगर हम देखें टेक्निकली, अगर मैं इस बात को देखूं और एक नॉर्मल यूज़र भी इस बात को समझता है, तो इस व्हाट्सएप के अंदर कई सारे मॉड्यूल्स हैं। एक मॉड्यूल है आपका चैट सेक्शन का, जहाँ पे आप चैट करते हैं।
एक मॉड्यूल है जहाँ पे आप अपना स्टेटस चेक करते हैं या किसी और का स्टेटस चेक करते हैं, ठीक है। और कई मॉड्यूल्स हैं इसमें, आप कॉल्स भी चेक कर सकते हैं कि भाई किसने मुझे वीडियो कॉल करी, किसने मुझे ऑडियो कॉल करी। तो ये सब चीज़ें एक व्हाट्सएप के मॉड्यूल का एक हिस्सा है और जो हम डेली अपनी लाइफ में आजकल यूज़ करते हैं। बिकॉज व्हाट्सएप की पॉपुलैरिटी क्या है कि उसमें उसके यूज़र से उसकी पॉपुलैरिटी का पता लगता है। लेकिन अब मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस करता हूँ। देखिएगा, अगर व्हाट्सएप प्रोग्राम है तो व्हाट्सएप के द्वारा जितना भी डेटा जनरेट होगा ड्यूरिंग द रनिंग ऑफ द व्हाट्सएप प्रोग्राम तो वो रैम पे जाएगा, ठीक है। लेकिन आप समझिएगा इस चीज़ को, अगर मान लेते हैं ये जो चैट सेक्शन है और इस चैट सेक्शन में जैसे ही आप अपने व्हाट्सएप को क्लोज करें फिर दोबारा ओपन करें, आपको किसी भी कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री चैट ना मिले, नहीं मिल रही है। आपने अपना स्टेटस अपलोड किया जब आप व्हाट्सएप को रन कर रहे थे, जैसे ही आपने क्लोज करा दोबारा ओपन करा तो नाउ यू विल नॉट बी एबल टू चेक योर स्टेटस एंड इवन एनीवन विल नॉट बी एबल टू चेक योर स्टेटस, ठीक है। तो समझो इस क्वेश्चन को, स्टेटस ना तो आप अपना चेक कर पाएंगे दोबारा प्रोग्राम जब आप रन करेंगे और ना ही कोई और आपको चेक कर पाएगा। सेम एज द कॉल हिस्ट्री, कॉल की हिस्ट्री भी कोई चेक नहीं कर पाएगा, समझो इसको तक, ठीक है। तो इस केस में मुझे बताओ, अगर आज की डेट में अगर हम बात करें लगभग 1.25, मैं तो ज़्यादा कम ही बता रहा हूँ आपको, मोर देन 1.25 बिलियन यूज़र व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं। तो क्या अगर ये मॉड्यूल नहीं होते तो क्या इतने यूज़र मेंटेन हो पाते? जी बताएं। नो सर। नहीं हो पाते। और इवन मैं ये समझता हूँ कि इस व्हाट्सएप को कोई यूज़ भी नहीं करता, ठीक है। तो आज व्हाट्सएप का इतना ट्रिलियन, इतना बिलियंस में पैसा जनरेट होता है। इवन अब व्हाट्सएप फेसबुक ने खरीद लिया है तो वो फेसबुक का ही एक प्रोडक्ट बन चुका है, फेसबुक अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है। तो ये सब चीज़ें अगर नहीं होती तो मुझे नहीं लगता, और आप भी इस बात से एग्री कर रहे हैं कि इतने यूज़र व्हाट्सएप को मिलते, और व्हाट्सएप को ना तो फेसबुक खरीदता और वो एक कबाड़ सी एक प्रोग्राम होता जिसका कोई यूज़ नहीं, जिसको बच्चे अपने स्कूल के प्रोजेक्ट में बनाते, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि आपकी हिस्ट्री, आपका सब कुछ क्रिएट हो रहा है, तो उसका रीज़न ये है कि व्हाट्सएप को अगर आप टर्मिनेट भी कर दें तो तब भी उसका डेटा मेंटेन होता है, मतलब उसके डेटा की लाइफ जो है उसके प्रोग्राम की लाइफ से ज़्यादा है। और क्यों है ज़्यादा? क्योंकि वहाँ पे भी डेटा फाइल हैंडलिंग एग्जिस्ट करता है। जी क्लियर हो आपको? तो जी बताएं, रिस्पॉन्ड कीजिएगा इसमें। यस सर। ओके, यस सर। तो Clear। यहाँ पे Yes, इतना sir. तो आम समझ में आ रहा है कि ये जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ये कोई एक ऐसा चैप्टर नहीं कि पढ़ के भूल जाओ। ये चैप्टर ऐसा है कि जो आजकल हमारे रियलिस्टिक आईटी एप्लीकेशंस को रिलेट करता है और इसके बिना ये काम भी नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन पाइथन ने बहुत कुछ इसमें इन्वेंशन अपना कर दिया है, नई चीज़ें लेके आ गया है, और उसी के कारण पाइथन ने अपने आप को आर्टिफिशियल, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, मशीन लर्निंग, इन सब के लिए अपने आप को सस्टेन कर लिया। उसका रीज़न है, तो वो रीज़न आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्या इसमें होता है। तो आई होप कि यहाँ पे आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। रिस्पॉन्ड कीजिएगा, मुझे थोड़ा ये लगेगा कि हाँ ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो यस सर, क्लियर है। ओके, तो ये बेसिकली आपका, मैंने आपको चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बता दिया कि भाई इसमें ये हम करने वाले हैं, मतलब ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन हम निकालने वाले हैं वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका डेटा फाइल हैंडलिंग के थ्रू ही आपको मिलेगा। तो ये बेसिकली इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो डेटा की लाइफ को बढ़ाना है तो आपको डेटा फाइल हैंडलिंग यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं रैम पर, सोचिएगा प्रोग्राम खत्म होगा और डेटा स्टोर रहेगा, लेकिन जब प्रोग्राम खत्म होगा तो रैम पे तो प्रोग्राम की डेटा होगा ही नहीं। तो डेट मीन्स वर्ड कि यहाँ पे तो रैम का रोल ही खत्म हो जाता है। तो फिर क्या किया जाएगा डेटा की लाइफ बढ़ाने के लिए? तो यहाँ पे समझना इस कॉन्सेप्ट को कि ये आपके पास एक रैंडम एक्सेस मेमोरी है
अगर मैं कंप्यूटर मॉडल की बात करूं तो कुछ ऐसा होता है, और ये होता है आपका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो प्रोसेस करता है, और इधर आपका होता है ये परमानेंट मेमोरी जिसको हम बोलते हैं हार्ड डिस्क। ये है रैम। तो इस तरीके से ये कुछ डायग्राम हम इस तरह से इसको समझ लेते हैं। ये एक्चुअल में होता भी इस तरीके से, और दोनों जो है बाई डायरेक्शनल वे में कनेक्ट होता है, डेटा चाहे इधर से उधर जाए या किधर से किधर भी चले जाए, ठीक है। तो उसका मतलब बेसिकली क्या है कि अगर मैं प्रोग्राम को रन कर रहा हूं, तो मान लेते हैं मेरे प्रोग्राम का डेटा है x की वैल्यू 10, तो इस x की वैल्यू 10 को प्रोग्राम खत्म होते ही यहाँ से रिमूव हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा क्रिएट करना है कि प्रोग्राम जब रन कर रहा हो तो वो सीपीयू पर रहता है, वो उसकी एक कॉपी को हार्ड डिस्क में स्टोर कर दे, ठीक है। और वो तब पॉसिबल है जब हम प्रोग्राम को जो सीपीयू में ऑपरेट हो रहा है उसमें डेटा फाइल हैंडलिंग को यूज़ करेंगे। तो डेटा फाइल हैंडलिंग इसलिए भी इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि जब सीपीयू उसको ऑपरेट करेगा, तो सीपीयू को हम एक ऐसा इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि उसकी एक बैकअप कॉपी को वो हार्ड डिस्क में भी लेके चल जाएगा, क्योंकि हमें अब ये है कि हमारा डेटा हमारे लिए क्रूशल है, अभी तक नहीं था। अभी तक आपने जितनी भी प्रोग्रामिंग सीखी है उसमें कहीं पे हमने ये बात नहीं करी कि डेटा हमारे लिए क्रूशल है। बनाओ, ऑपरेट करो, प्रोग्राम खत्म, डेट्स इट, आउटपुट आ गया, अब हमें क्या करना है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को देखें तो अब डेटा को हम क्रूशल मान के चल रहे हैं, क्योंकि हम इस डेटा का यूज़ करने वाले हैं, और ये डेटा ही हमारे लिए आगे के लिए बैकबोन है कि हमें अपनी रिसर्च में डेटा का ही यूज़ करना है। तो उस केस में डेटा हमारे लिए क्रूशल है। तो जब डेटा हमारे लिए क्रूशल होगा तो हम उसका बैकअप भी चाहेंगे करना, तो वो जो बैकअप होगा उसके लिए मैं रैम का यूज़ नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे एक ऐसी मेमोरी चाहिए जिसमें डेटा जब तक मैं चाहूँ तब तक स्टोर रह सकता है। अगर मैं सिस्टम को बंद भी कर दूँ उसके बाद भी डेटा उसमें सस्टेन करेगा। तो उस तरह के डेटा को स्टोर करने के लिए वी रिकमेंड द मेमोरी, एंड दैट इज़ योर सेकेंडरी मेमोरी एंड विच इज़ नोन एज योर हार्ड डिस्क। तो ये बेसिकली हार्ड डिस्क की बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम हार्ड डिस्क में इसको यूज़ करेंगे। जी बताएं, ये क्लियर हुआ आप लोगों को? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे Yes, हम sir. सारा जो प्रोग्राम बना रहे हैं, प्रोग्राम हमारा लगभग सेम ही रहेगा और प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट भी सेम रहेंगे, लेकिन अब हमें ध्यान रखना है कि हमारा प्रोग्राम अब हार्ड डिस्क से इंटरेक्ट करेगा, ना कि रैम से। रैम से तो करेगा, लेकिन जो पीछे जो डेटा, जो बैक एंड पे जो डेटा है वो हमारा हार्ड डिस्क पे स्टोर होगा। और यही आज की प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट है कि डेटा जो है आपका सस्टेन करना चाहिए कहीं ना कहीं परमानेंटली, और अगर परमानेंटली सस्टेन करेगा देन ओनली दैट विल बी पॉसिबल कि आप अपने डेटा की लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। तो इसको अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। तो सबसे पहली बात, अगर मैं डेटा को हार्ड डिस्क में स्टोर करता हूँ, डेटा से आप क्या समझ रहे हैं, कोई बताएगा? जी, इंफॉर्मेशन हैं, बिल्कुल सही। तो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स कहते हैं, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, मतलब कुछ ऐसा डेटा जो रॉ है, मतलब अभी इसका मीनिंग नहीं है, लेकिन जैसे ही उसको प्रोसेस किया जाएगा तो वो एक इंफॉर्मेशन जनरेट करेगा। तो दैट इज एक्चुअली द वे टू अंडरस्टैंड द डेटा, कि डेटा इज सम रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, लेकिन उसको अगर मैं प्रोसेस करूं तो वो एक इंफॉर्मेशन को जनरेट करता है। आई टेक वन एग्जांपल ऑफ दैट। ये 18.7 और 1986 ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, और ये बेसिकली क्या है, ये डेटा है, ये डेटा है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं प्रोसेस करता हूँ, तो ये मेरा प्रोसेस हो रहा है। लेकिन प्रोसेस जब हुआ तो कुछ ऐसा बना। जी बताएं, इसका मतलब क्या हुआ? अब आपको क्या दिख रहा है? ये एक डेट आ गई है, एक डेट आ गई है, 18 जुलाई 1986 जो मेरी बर्थ डेट है। तो इसके हिसाब से अगर आप पूरे सिस्टम को समझें तो ये बेसिकली एक तरीके का मान के चलिएगा कि
ड्रॉ फैक्ट एंड फिगर है आपका ये डेट, ये वाली डेट, ठीक है। ये इसको मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन इसको प्रोसेस किया गया तो इसने कुछ ऐसा जनरेट कर दिया। तो रॉ फैक्ट एंड फिगर तो डेटा होता है, उसको जब प्रोग्राम प्रोसेस करता है तो फिर उससे कुछ रिजल्ट निकालता है, तो वो आपकी इंफॉर्मेशन बन जाती है। आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू, ठीक है। तो डेटा एक्चुअल में ये होता है। अच्छा, अब डेटा मेमोरी पे जाता है, वो भी हमें क्लियर है। लेकिन अगर मैं हार्ड डिस्क में बात करूँ, हार्ड डिस्क में मेरे पास कैसा डेटा होता है? भाई डेटा तो कुछ भी हो सकता है। डेटा आपके पास एक डॉक्यूमेंट फाइल हो सकती है, पीडीएफ, जिसको आप पीडीएफ भी बोलते हैं। डेटा आपके पास क्या हो सकता है? डेटा आपके पास एक कह सकते हैं कि इमेज फाइल हो सकती है, किसी की फ़ोटो है, भाई वो भी तो एक डेटा ही है। डेटा आपके पास क्या हो सकता है? कोई एक वीडियो फाइल हो सकती है। डेटा आपके पास कोई MP4 फाइल हो सकती है, वीडियो फॉर्मेटिंग है, MP4, MP3, FLV। तो डेटा तो कुछ भी हो सकता है। तो डेटा इज डजंट मीन कि डेटा केवल एक नंबर है, डेटा तो कुछ भी हो सकता है ना, डेटा कुछ भी हो सकता है। तो डेटा जो कुछ भी हो सकता है, लेकिन डेटा जो है कंप्यूटर के मेमोरी पे फाइल की फॉर्म में सेव होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। अगर एक ऑडियो फाइल है तो मैं कहूँगा MP3 की फाइल है, वीडियो फाइल है MP4 की फाइल है, टेक्स्ट फाइल है तो MS वर्ड की डॉक फाइल है, एक्सेल फाइल है, PDF फाइल है, कोई इमेज है तो .jpg है। तो मतलब फाइल है, फाइल है, ठीक है। तो कोई भी डेटा को हमने देखा नहीं है, पर डेटा को रखा जाता है, डेटा को कंबाइन किया जाता है, और जिसमें हम उसको कंबाइन करते हैं उसको हम फाइल बोलते हैं। तो दैट इज नोन एज योर फाइल एक्चुअली। और फाइल की अगर हम बात करें, फाइल होती क्या है? फाइल इज कलेक्शन ऑफ डेटा, सिमिलर डेटा कह सकते हैं, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा। ये आप लोगों को क्लियर है? जी बताएं। यस सर। ठीक है। तो अल्टीमेटली आप इस कंडीशन को समझ लीजिए कि जो भी हम प्रोग्राम से डेटा जनरेट करेंगे, मान लीजिए मैंने कहा x = 10, तो वो 10 मेरे है तो नंबर, लेकिन डेटा है। वो 10 मेरा एज इट इज फाइल हार्ड डिस्क में नहीं जाएगा, हमें एक फाइल बनानी पड़ेगी, और उस फाइल में ही वो हार्ड डिस्क में उसको स्टोर करेगा। और इवन अगर आप अपने हार्ड डिस्क को भी चेक करेंगे, कंप्यूटर की या लैपटॉप की या मोबाइल की, तो वो जो इंटरनल मेमोरी होती है उसके अंदर कोई भी डेटा आपको ऐसा नहीं दिखेगा डेटा रखा हुआ है, नहीं, वो या तो किसी फाइल की फॉर्म में होगा, तो फाइल की फॉर्म में उसको रखा जाएगा। तो दैट इज ऑल अबाउट द फाइल। तो ये फाइल का कॉन्सेप्ट है। और डेटा फाइल हैंडलिंग में जो चैप्टर है हमारा, उस डेटा फाइल हैंडलिंग की खास बात ये है कि डेटा फाइल हैंडलिंग के हमारे जितने भी टाइप ऑफ फाइल हैं उसको मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि 3 तरह की फाइल हम यूज़ करेंगे डेटा फाइल हैंडलिंग इन पाइथन के थ्रू। जो हमारी पहली फाइल होती है, हेडिंग है हमारी टाइप्स ऑफ फाइल्स, जिसमें जो पहली फाइल है हमारी दैट इज नोन एज टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल। अब ये टेक्स्ट फाइल क्या चीज़ होती है इसको देखते हैं। देखिएगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक PDF फाइल का, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक MS वर्ड की डॉक फाइल का, ठीक है। एक्सेल फाइल है, XLS इसका एक्सटेंशन होता है। .txt वाली जो वर्ड पैड या नोट पैड की फाइल होती हैं, आई थिंक ये आप लोगों को सब पता है और आप लोगों ने इस पर देखा भी होगा। तो ये जिस फाइल में डेटा, एक कह सकते हैं डेटा जो है वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है। डेटा एक तरीके का सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है, ठीक है। तो उस तरह की फाइल्स को हम कहते हैं टेक्स्ट फाइल, ठीक है। दोबारा मैं बता देता हूँ, एक ऐसी फाइल जिसमें डेटा सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर आपको पता ही है, कैरेक्टर कैन बी ए नंबर,
अल्फ़ाबेट, स्पेशल कैरेक्टर, पंक्चुएशन सिंबल सब होता है। तो मतलब कह सकते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल जिसमें पैराग्राफ लिखे जाते हैं, उन फाइल को हम कहते हैं कि ये आपकी टेक्स्ट फाइल होती है। ठीक है, ठीक। इसमें जब टेक्स्ट को स्टोर किया जाता है तो जब टेक्स्ट को स्टोर करते हैं उसको हम एस्काई फॉर्म में स्टोर करते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, एस्काई फॉर्म में ये जाता है। ठीक है, और ख़ास बात ये है, जैसे ही ये प्रोग्राम से परमानेंट मेमोरी हार्ड डिस्क में जाएगा और अगर आप हार्ड डिस्क में इस फाइल को ओपन करेंगे तो आपको मीनिंगफुल डेटा मिलेगा। मीनिंगफुल डेटा का मतलब है हमें समझ में आना चाहिए, तो मीनिंगफुल फॉर ह्यूमन बीइंग, ह्यूमंस को। तो दिस काइंड ऑफ फाइल इज नोन एज योर टेक्स्ट फाइल। तो पहली तरीके की फाइल जिसमें हम अपना डेटा परमानेंटली सेव कर सकते हैं, दैट काइंड ऑफ फाइल इज नोन एज टेक्स्ट फाइल। जी बताएं, ये क्लियर हो गया आप लोगों को? यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए। तो पहली तरह की हम इस तरह की फाइल पे ऑपरेशन करेंगे, टेक्स्ट फाइल है, तो ये तो आपकी पहली फाइल हो जाती है। मेन की पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं, आप इसको समझ सकते हैं अपने हिसाब से। नेक्स्ट जो फाइल है हमारे पास, डेट फाइल इज नोन एज योर बाइनरी फाइल। और इंटरेस्टिंग है, अभी तो प्रोग्राम इसमें स्टार्ट होंगे तो आपको और इंटरेस्ट आएगा। बाइनरी फाइल है, बाइनरी फाइल्स के का नाम से ही पता लग जाता है, बाइनरी का मतलब होता है 0 और 1। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं जिसमें जो डेटा स्टोर होता है तो डेटा स्टोर इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डेटा, यानी कि 0-1 की सीरीज। तो डेटा जो स्टोर होता है वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है। हम जब प्रोग्राम से डेटा भेजेंगे तो वो बाइनरी फॉर्म में वहाँ स्टोर होगा, 0-1 की फॉर्म में स्टोर होगा। इसका एग्जाम्पल जो है, ठीक है, तो डेटा स्टोर इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डेटा, एंड वी कैन से कि जब मैं फाइल को चेक करूँगा हार्ड डिस्क में तो उसमें 0-1 मिलेगा मुझे। तो 0-1 मेरे लिए तो मीनिंगफुल नहीं है, बट वी कैन से इट इज़ मीनिंगफुल फॉर कंप्यूटर मशीन। तो एक ऐसा डेटा जो कंप्यूटर मशीन के लिए मीनिंगफुल होगा, दिस काइंड ऑफ फाइल इज नोन एज योर बाइनरी फाइल। अब इसके एग्जाम्पल लेते हैं, इसके एग्जाम्पल्स तो बहुत हैं। इसके एग्जाम्पल्स में जो पहला एग्जाम्पल आता है वो होता है आपके ऑडियो सॉन्ग्स। आप जो रिकॉर्डिंग करते हैं वो जिस तरह की फाइल में सेव होता है, हालांकि वो MP3 फाइल होती हैं या कोई भी ऑडियो फाइल होंगी या AAC फाइल होंगी, लेकिन एक्चुअल में वो ऑडियो फाइल है, वो ऑडियो फाइल है। ठीक है, और ये जो ऑडियो फाइल है ये कंप्यूटर में बाइनरी फाइल की फॉर्म में सेव होती है, पहली बात। दूसरा आपका है इमेज फाइल। जितने भी आपके JPG, PNP और जो भी फॉर्मेट्स आपके फाइल के होते हैं वो सारी की सारी फाइल भी बाइनरी फाइल होती है। नेक्स्ट है आपके पास वीडियो फाइल, MP4 फाइल हो गया, ठीक है, और WMV फाइल हो गई। तो इस तरह की जो भी फाइल्स आपकी होती हैं ये सब के सब आपका बनाती हैं बाइनरी फाइल। सो ये बेसिकली एक इस तरीके की फाइल्स की हम बात करते हैं। तो ये दो तरह की फाइल तो ऐसी हैं जो हम पाइथन में सपोर्टेड हैं, वैसे हर एक लैंग्वेज सपोर्टेड है जो आज की जनरेशन की लैंग्वेजेस हैं। और इसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि हम डेटा को मान के चलते हैं कि मुझे डेटा की लाइफ बढ़ानी है, मुझे डेटा को आगे फर्दर मुझे अपने रिसर्च में डेटा को यूज़ करना है, तो उसके लिए मैं अपने प्रोग्राम को इन सब चीज़ों से लिंक कर सकता हूँ। तो इस तरह की जो फाइल होती हैं वो मेरी टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल होती हैं। ठीक है,
नाम से क्लियर हो जाता है, टेक्स्ट मतलब मीनिंगफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग, और बाइनरी फाइल से क्लियर हो जाता है कि मीनिंगफुल फॉर द कंप्यूटर मशीन। लेकिन आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो बाइनरी फाइल का है, ऑडियो फाइल, इमेज फाइल और वीडियो फाइल का। ठीक है, चलिए ये भी आपको क्लियर हो गया। अब इसमें जो थर्ड कैटेगरी है वो आपकी मशीन लर्निंग के लिए इम्पोर्टेंट है, और वो है आपका CSV फाइल। देखिएगा, आज इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं CSV फाइल का। CSV फाइल को अगर हम एलैबोरेट करें, ठीक है, उसको समझें, तो CSV फाइल का जो एक्सपेंशन है वो होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। तो ये CSV फाइल का मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। CSV फाइल आजकल ज़्यादा ट्रेंड में है, और CSV फाइल की खास बात क्या है, होती तो टेक्स्ट फाइल है, होती टेक्स्ट फाइल है, लेकिन जो इसमें डेटा स्टोर होता है वो टेबुलर फॉर्म में होता है, टेबुलर फॉर्म में होता है, और सेपरेटेड बाय कॉमा। और इसी की आज की डेट में एक कह सकते हैं कि डिमांड है। जैसे मशीन लर्निंग का मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे तो हम मेनली जिन फाइल पे वर्क करेंगे वो CSV फाइल होंगी। CSV फाइल कुछ ऐसी फाइल होती हैं जिसमें डेटा रो एंड कॉलम की फॉर्म में सेव किया जाता है, लेकिन उसमें कॉमा से उसको हम सेपरेट करते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर मान लीजिए आपने MS एक्सेल पे काम किया होगा, तो मैं कुछ ऐसा आपको बताता हूँ कि एक फील्ड है रोल नंबर का, एक फील्ड है नेम का, और एक फील्ड है परसेंटेज का। तो ये CSV फाइल नहीं है। रोल नंबर 1 2 3, नेम XYZ, परसेंटेज 73 83 91 है। ये एक तरह की हम कह सकते हैं, ये एक तरह की मान लीजिए एक्सेल फाइल है जो रो एंड कॉलम पे। इसका जब CSV कन्वर्जन होगा, जब इस CSV फॉर्म में कन्वर्ट की जाएगी, तो इसका कन्वर्जन कुछ ऐसा बनेगा। रोल नंबर, नेम, परसेंटेज 1 कॉमा X कॉमा 73, 2 कॉमा Y कॉमा 83, 3 कॉमा Z कॉमा 91 होगा टेबुलर फॉर्मेट में ही, लेकिन जो भी डेटा है वो रो एंड कॉलम के फॉर्म में आपको दिख तो रहा है। लेकिन इसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि कॉमा के थ्रू हम अपने सारे डेटा को अलग 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 वे में शो कर रहे हैं। तो डेट एक्चुअली इज नोन एज योर CSV फाइल। और CSV फाइल का यूज़ क्या होता है, इसका तो यूज़ ही यूज़ है। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के कोर्सेज को पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे तो हम CSV फाइल का ही डेटा यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपके पास आपकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जिसमें मैं ये बता दूं आपको कि जैसे एक डेटा सेट की हम डेटा सेट पर भी आएंगे क्योंकि चैप्टर में डेटा सेट भी है। तो जैसे आप ये समझ के चलें कि आपके पास क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड होते हैं, वर्ल्ड में कई बार होते हैं। तो मैंने 2019 का क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड निकाला कि कस्टमर का नेम, उसका अकाउंट नंबर, बैंक, लोकेशन और कितने पैसे का फ्रॉड हुआ, सब चीज़ें। कम से कम मेरे पास 10,000 लोगों का डेटा है, डेटा सेट है ये। तो वो CSV फाइल में बना होगा, उसमें इन्हीं चीज़ों का यूज़ किया गया होगा कि डेटा सब इसी फॉर्म में रखा गया होगा। अब मुझे उस डेटा को एनालाइज करना है, वो मेरा मशीन लर्निंग बताएगा। मैं कुछ इसमें से इंफॉर्मेशन निकालना चाह रहा हूँ ताकि वो उसमें मेरा फ्यूचर भी प्रेडिक्शन हो जाए। तो वो सारी चीज़ें बात की बात है, लेकिन वो मेरा CSV फाइल पे ही उसका वर्क किया जाएगा। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है बच्चों आप लोगों को? हाँ सर। ओके, No, sir. ठीक है। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं, प्रोग्रामिंग में आ रहे हैं।
तो पहले मैं शुरू के 2 टास्क जो हैं आपके वो हैं टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल, उनको स्टार्ट करेंगे, उन पे थोड़ा वर्क करेंगे कि कैसे पीडीएफ फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल, ये सब चीज़ें क्रिएट होती हैं, कैसे हम इसको प्रोग्राम में रीड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें, क्योंकि उससे आपको बाइनरी फाइल का आइडिया मिल जाएगा और फिर तब सीएसवी फाइल समझना बड़ा ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात तो मैं आपको एक जनरल मेथड आपको बता रहा हूँ कि कैसे और व्हाट आर द स्टेप्स, ऐसे कौन से स्टेप हैं जिनको हम फॉलो करें और हमारा ये प्रोग्राम मतलब डेटा की लाइफ को हम बढ़ा दें और हम अपनी प्रोग्राम को स्टडी कर पाएँ। तो यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। तो टॉपिक है हमारा स्टेप्स टू अप्लाई डेटा फाइल हैंडलिंग। देखिएगा, स्टेप्स टू अप्लाई डेटा फाइल हैंडलिंग। सबसे पहली बात ये है कि मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी है कि जो भी चीज़ें हैं हमारी वो हमारे हार्ड डिस्क से इंटरेक्ट करेंगी, पहली बात। दूसरी बात, हार्ड डिस्क में भी फाइल होंगी। फाइल की कैटेगरी की अगर हम बात करें तो टेक्स्ट फाइल है, बाइनरी फाइल है या सीएसवी फाइल है, इसके अलावा कोई और फाइल होती भी नहीं है। तो सारी फाइलें इसी में कवर हो जाती हैं। टेक्स्ट में पीडीएफ फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल होती हैं, सीएसवी में टेबुलर फॉर्मेट की फाइल होती हैं कॉमा के थ्रू, और बाइनरी में आपको सब इमेज, वीडियो, ऑडियो सब फाइल आपको इसमें मिल जाती हैं। तो ये तो हमारे पास चीज़ें हैं कि हार्ड डिस्क में और फाइल्स के अंदर भी टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल और सीएसवी फाइल क्या होती हैं। तो ये तो हमें क्लियर है। ठीक है, इसमें जो समझने वाली बात ये है वो कुछ ऐसा है कि एक फाइल के अंदर हम 2 ऑपरेशन करते हैं। ये पहले समझा देता हूँ कि ऑपरेशन इन फाइल, ठीक है, एक फाइल को जब हम स्टडी करते हैं उस पर कुछ ऑपरेशन करते हैं तो 2 तरह के ऑपरेशन होते हैं। तो ऑपरेशन इन फाइल देख लेते हैं। देखिएगा, 2 तरह के ऑपरेशन होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, अगर आपने कोई एक डॉक्यूमेंट फाइल को पे कुछ लिख रहे हैं, जैसे मैं कुछ लिख रहा हूँ अभी, तो ये जो ऑपरेशन है इसको हम बोलते हैं राइट ऑपरेशन। इसको हम बोलते हैं राइट ऑपरेशन। ठीक है, ये राइट ऑपरेशन होता है जब रैम से, टेक्निकली समझाऊं तो जब रैम से डेटा हार्ड डिस्क में जा रहा है, मतलब मैं कुछ राइट कर रहा हूं तभी जा रहा है, तो दैट ऑपरेशन इज नोन एज राइट ऑपरेशन। तो उसको हम राइट ऑपरेशन बोलते हैं। और दूसरा जो ऑपरेशन होता है उसको हम बोलते हैं रीड ऑपरेशन। रीड का मतलब ये है कि एक फाइल बनी हुई है, आप उसको पढ़ रहे हैं, मैंने आपको पीडीएफ शेयर करी, मैंने लिखा उसको तो राइट था, लेकिन जब बन गई और मैंने आपको शेयर करी, मैंने कहा इसको पढ़ो, असाइनमेंट है, आप लोगों ने पढ़ा, मतलब कि आप लोगों ने अपनी परमानेंट मेमोरी से उसको ओपन किया, क्लिक करते ही, क्लिक जैसे किया तो वो रैम पे आ गया, क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हैं, जैसे आप उसको क्लोज करेंगे तो रैम से हट जाएगा। तो उस ऑपरेशन को आप बोलेंगे रीड ऑपरेशन। तो रीड ऑपरेशन में डेटा हार्ड डिस्क से रैम पर आता है और इसमें आप एडिटिंग कुछ नहीं करते, आप पढ़ते हैं केवल डेटा को, टेक्निकल लैंग्वेज है। और राइट में जब डेटा में आपने कुछ चेंजेस करे और फाइल में और उसको भेज दिया, सेव कर दिया, तो वो आपका जो है राइट ऑपरेशन बन जाता है। तो इस तरीके से हम दोनों वे में इसको क्लासीफाई कर सकते हैं कि जब रैम से हार्ड डिस्क में चले जाए तो राइट ऑपरेशन, जब हार्ड डिस्क से रैम पे आ जाए तो फिर उसको हम रीड ऑपरेशन बोलते हैं। जी बताएं, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? रिस्पॉन्स कीजिए। No, sir. ओके, चलिए तो अब मैं आपको बेसिक स्टेप बता रहा हूँ कैसे ये पूरा प्रोसेस चलता है, रैम से हार्ड डिस्क या हार्ड डिस्क से रैम, डिपेंड करता है कि कौन सा ऑपरेशन आप करने वाले हैं। वैसे मेनली हम रीड ऑपरेशन ही करते हैं इसमें, क्योंकि हम फाइल को रीड करते हैं, राइट कुछ नहीं करते हैं। राइट तो मैनुअली भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान के चलिएगा ये है कंप्यूटर की रैम और ये है कंप्यूटर की हार्ड डिस्क। और आप बना रहे हैं एक प्रोग्राम जिसका नाम है पी।
जैसे ही इस प्रोग्राम के कुछ वेरिएबल सेट होंगे, मान लीजिए वेरिएबल है एक डेटा, तो और उसका नाम है डी, तो वो डी मान लीजिए इस लोकेशन पे सेट हुआ डेटा जनरेटर प्रोग्राम के पास। सबसे पहला स्टेप जो आप फॉलो करेंगे वो ये होगा, स्टेप नंबर 1, कि आप फाइल को क्रिएट करें। यहीं से आप कमांड देंगे कि एक फाइल क्रिएट हो जाए। तो स्टेप नंबर 1 है फाइल क्रिएट। ठीक है, कोई भी फाइल, आप डिपेंड करता है कि डेटा किस टाइप का है आपका। तो आपने कोई भी फाइल को क्रिएट कर दिया। जैसे ही आपने फाइल को क्रिएट करा, जब तक उस फाइल को आप ओपन नहीं करोगे आप कोई भी ऑपरेशन नहीं कर सकते। मैं अगर आपको बताऊं, जब तक आप नोटपैड की फाइल को ओपन नहीं करोगे आप उसमें कुछ लिख नहीं सकते। जब तक आप नोटपैड की फाइल को ओपन नहीं करोगे तब आप उसको रीड नहीं कर सकते। तो फाइल को आपको ओपन करना पड़ेगा। तो ओपन करने का मतलब है जैसे आप उसमें क्लिक करते हैं तो ओपन होता है, तो वो रैम पे आ जाता है। तो स्टेप नंबर 2 आपका ये है कि जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो ये रैम पर आ जाएगा। तो डेट इज नोन एज योर ओपन मेथड। पहले आप फाइल क्रिएट करोगे, भाई कौन सी फाइल है मेरी, उसके बाद आप उसको ओपन करो। ओपन कर लिया आपने, ठीक है। ओपन करने के बाद अब यहाँ पर डिपेंड करता है, ये फाइल हार्ड डिस्क से आ रही है, तो अगर डेटा डी फाइल पे जा रहा है तो कौन सा ऑपरेशन होगा, रीड या राइट? जी बताएं। अगर डेटा जो डी है वो फाइल पे जा रहा है तो कौन सा ऑपरेशन होगा, राइट होगा या रीड होगा? डी किस मेमोरी पे है? सर राइट। राइट राइट होगा। होगा। डी है रैम पर, आप समझो। और फाइल एक्चुअल में कहाँ से आ रही है, हार्ड डिस्क से आ रही है, लेकिन उसको ओपन करना ही पड़ेगा। बिना ओपन करे उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली आप इसको समझो, यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है रैम से हार्ड डिस्क पे जा रही है, तो डी से फाइल पे जा रही है, डी से फाइल पे, तो समझो ये राइट ऑपरेशन है। और अगर आप क्या करते हैं, आप फाइल को ओपन करते हैं और फाइल से डेटा आप रैम पे लेते हैं, क्योंकि आपको जो स्टडी करना है तो वो रीड ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो ये राइट ऑपरेशन हो गया, ठीक है, राइट हो गया। तो डेटा डी की एक कॉपी फाइल पे चलेगी। तो उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप ये है कि उस फाइल को अब आप दोबारा से लेकर जाएंगे। मतलब यहाँ पे जो स्टेप नंबर 3 है वो है या तो रीड करेगा या राइट करेगा, डिपेंड करता है। तो फिलहाल यहाँ पर राइट ऑपरेशन चल रहा है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिए। एंड देन उसके बाद स्टेप नंबर 4 में क्या होगा, स्टेप नंबर 4 में जब तक आप उस फाइल को सेव नहीं करेंगे तो डेटा रहेगा नहीं। जब भी आप, अगर मैं इस फाइल को भी क्लोज करता हूँ अभी, तो मुझे सेव का ऑप्शन पूछेगा, देखिएगा सेव करने के लिए आएगा। तो सेव करेंगे, सेव करने के बाद आप उसको एग्जिट करेंगे तो सेव एंड एग्जिट हो जाता है। तो सेव एग्जिट होने के बाद प्रोग्राम आपका भी खत्म हो जाएगा। तो जब प्रोग्राम खत्म होगा दैट मीन्स डी तो गया। प्रोग्राम जब खत्म होगा तो इसका मतलब है कि डी तो गया, लेकिन उस फाइल के अंदर जो आपने क्रिएट कर दी उसके अंदर डी की एक कॉपी आ जाएगी। तो क्या हमने डेटा की लाइफ को इंक्रीज कर दिया, बताएं? यस सर, ठीक है, देखिए समझना इस चीज को। इंक्रीज कर। रैम से तो वो हट गया डी, क्योंकि वो तो प्रोसेस ही ऐसा है कि प्रोग्राम जब तक चलेगा तो रैम पे रहेगा, नहीं चलेगा तो खत्म हो जाएगा, तो रैम से हट जाएगा। तो डी तो हटेगा, उसमें कोई शक नहीं है। आप ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते कि आप रैम से उसको रैम पे रहने दें, लेकिन उसकी एक कॉपी को आपने हार्ड डिस्क में ट्रांसफर कर दिया और वही हमारे लिए एक इन्फॉर्मेशन बन गई फ्यूचर पर्पज़ के लिए, क्योंकि हार्ड डिस्क में परमानेंट डेटा आ गया। तो अब मैं इसको अपनी फर्दर रिसर्च के लिए मैं उस डेटा को यूज़ कर सकता हूँ। ये मेरा प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है। तो मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ शॉर्ट में कि क्या हमें एल्गोरिदम फॉलो करना है। एल्गोरिदम का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू परफॉर्म द बिफोर राइटिंग द प्रोग्राम। तो स्टेप नंबर 1 ये होता है, डिसाइड फाइल पॉइंटर, मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो ये सारे काम खुद से करेगा। तो वो मैं मतलब प्रोग्रामर डिसाइड करेगा। स्टेप नंबर 2,
क्रिएट द फाइल, कोई भी फाइल हो सकती है, टेक्स्ट हो सकती है, बाइनरी हो सकती है, CSV हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद उसको आप करेंगे ओपन। ओपनिंग द फाइल, ये सब काम हमारा फाइल पॉइंटर ऑब्जेक्ट करेगा, जिसको हम डिफाइन करेंगे। स्टेप नंबर 4, परफॉर्म आइदर राइट और आइदर रीड ऑपरेशन, तो ये भी परफॉर्म हो जाएगा। फिर स्टेप नंबर 5 क्या है, इसको सेव करेंगे, सेव एंड एग्जिट द फाइल। एंड देन स्टेप नंबर 6 है एंड द प्रोग्राम, यू हैव टू एंड योर प्रोग्राम ऑल्सो। सो ये बेसिकली कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम इस तरीके से यूज़ कर लेते हैं। तो स्टेप नंबर 1 2 3 4 5 6, तो इन तरीके से हम पूरा ये अपना सिस्टम बनाएंगे और फिर इसको हम यूज़ करेंगे। अब आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है स्टार्टिंग से मुझे बता दीजिए, मैं फाइल पे स्विच कर लेता हूँ अगर आपको ज़रूरत है तो। यस सर, कर दो। ठीक है, तो मैं पहला फाइल जो है आपकी वो ये फाइल थी, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। मैंने मेन पॉइंट आपको बताए हैं, लेकिन समझना आपको खुद से है कि इसमें कैसे कैसे हम इस चीज़ को ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ आप लोगों का? यस सर। यस सर। इसके बाद आइए आप Yes, sir. इसमें, ये मैंने थोड़ा सा एक एग्जांपल दिया है तो ये भी आपके लिए हेल्पफुल है, इसको समझ लीजिए। क्लियर है? ओके, देन इसके बाद आप इसमें आइएगा। इसको एक मिनट एक काम करते हैं, इसको आप ऐसे ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ये थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा तो बता दीजिए मुझे। यस सर, हो गया। ठीक है, देन उसके बाद ये है आपके पास टाइप्स ऑफ फाइल, इसको भी मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, इसको देख लीजिए ऐसे। हो गया यस सर। ओके, और लास्ट है आपका मेन इम्पोर्टेंट, जहाँ से हम प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग करते हैं, वो है आपका एल्गोरिथम, मतलब कैसे कैसे हमारा प्रोग्राम चलेगा। तो आपको मैंने ये स्टेप्स को याद रखना है, ये स्टेप याद रखते ही आपके सारे वर्क जो है वो क्लियर हो जाएंगे। यस सर, डन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को इस चैप्टर में स्टार्ट करनी है। हाउएवर कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो समझना पहले इंपॉर्टेंट है, तो अदरवाइज हम डायरेक्ट चैप्टर को स्टार्ट कर लें, डेटा सेट क्या है, CSV क्या है, बाइनरी क्या है, कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको थ्योरी क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए कि हाँ हम कैसे कैसे इसमें काम कर रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट है। अब अगर मैं आपके मशीन लर्निंग मॉड्यूल के हिसाब से बात करूँ